हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत उसका फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसी का फर्स्ट पार्ट देखा है जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो जो एक्ट आए थे उसको हमने डील्स किया था। इस वीडियो में हम तो क्राउन रूल के टाइम पे जो एक्ट आएंगे उसको हम डील करेंगे, जिसको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट एक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इनएक्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस ने रिवॉल्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उसको किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब इंडिया में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को लेके आए थे। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहेंगे। उन्होंने अब यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर दिए गए थे, जैसे कि उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और उसकी जो पावर है, सब पावर ऑफ गवर्नमेंट की या फिर टेरिटरी एंड रेवेन्यू, सब कुछ अब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में गवर्नेंस नहीं करेगी, तो उसकी वो अब ब्रिटिश क्राउन की अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस एक्ट के हम फीचर देखेंगे। अब इसके बाद इंडिया का गवर्नेंस जो है वो हर हिज नेम ऑफ हर मैजेस्टी होगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नेम पे अब इंडिया का गवर्नेंस होगा। इसके बाद अब उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है वो अब क्या करेगी, जो इसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो डिजिग्नेशन है वो अब चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा। और वो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। और फर्स्ट वैसे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए। इस तरह से प्रोविजन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको अब अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो अलग, वो जो बॉडी है वो पॉलिटिकल फंक्शन देखती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन देखती थी। इस तरह से सेपरेट किए थे फंक्शन। तो ये डबल गवर्नमेंट को अब अबॉलिश कर दिया गया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस पोस्ट को अब नया बना दिया गया और वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। और वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल भी ब्रिटिश कैबिनेट को ही रहेगा। और उसके पास अब इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कंप्लीट अथॉरिटी होगी और उसको वो कंट्रोल करेगा। वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर होगी। और ये जो ऑफिस होगा वो इंडिया में नहीं होगा, वो इंग्लैंड में ही होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसको असिस्ट करने के लिए 50 मेंबर की एक काउंसिल होगी और वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी उसको एडवाइज करने के लिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है वो एक बॉडी ऑफ कॉरपोरेट होगी और कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग स्वीट इन इंडिया एंड इंग्लैंड। मतलब वो जो है वो एक लीगल बॉडी होगी और वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी। अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग किया तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो इसको कह सकते हैं कि कैपेबल ऑफ स्विंग, मतलब इनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस तरह से इस एक्ट में दे दिया था। तो इस एक्ट ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चेंज किया था, तो इन्होंने ऐसा किया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट होगा उसको इंग्लैंड से सुपरवाइज और कंट्रोल किया गया था, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई थी, वहाँ से कंट्रोल किया गया था। लेकिन जो इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। तो सिर्फ उन्होंने ये चेंज किया था इसमें कि इंडियन गवर्नमेंट को इंग्लैंड से कंट्रोल और सुपरवाइज किया जा सकता था। अब देखेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909।
तो ये एक्ट क्यों आए थे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटेन को अब जरूरी पड़ी कि, क्योंकि उनको लगा कि ये जो रिवॉल्ट किया है, क्योंकि इस लोगों की नाराजगी का उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पता नहीं चला था, तो समझ में नहीं आई थी उनकी नाराजगी क्यों है। तो उन्होंने अब क्या किया गया कि अब इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेटिव में कोऑपरेशन करने की उनको अब जरूरत पड़ी थी, तो इसीलिए उन्होंने अब पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन शुरू कर दी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने इस इंडियन काउंसिल एक्ट जो है उनको उन्होंने इनेक्ट किया था। अब वो इंडियंस को धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको अब कोऑपरेशन लेने का उन्होंने सोच लिया था और इन्होंने पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन शुरू किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। दिस एक्ट इज अ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इस एक्ट ने ही रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बिगिनिंग कर दी। उन्होंने अब इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, जो वाइसराय के दो काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन्होंने पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो इंडियंस को शामिल नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी थी, उसमें अब उन्होंने इंडियंस को शामिल करना शुरू कर दिया। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने अब जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऑफिशियल मेंबर जो है वो तो डायरेक्टली ब्रिटेन से आएंगे, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उन्होंने अब वाइसराय अब उनको नॉमिनेट करेगा फ्रॉम इंडियन से। तो इस तरह से उन्होंने इसमें प्रोविजन दिया था। और फर्स्ट जो उस टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि उन्होंने 1962 में इन तीन जो इंडियंस है उनको इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था। इनके नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड द सर दिनकर राव, इन तीन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया था। अब इस एक्ट ने धीरे धीरे अब जो सेंट्रलाइजेशन है उसको अब डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रलाइजेशन है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही शुरू हुआ था और उसका क्लाइमैक्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है अब ये यहाँ इस एक्ट से जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है वहाँ से शुरू होता है। और बाद में जो है उसके बाद दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंटरनल जो प्रोविंसेस है उनको अब इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो इस एक्ट ने क्या किया है, अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, तो उस लेजिस्लेटिव पावर को अब क्या कर दिया, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उसने उनकी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी। तो वो अब लेजिस्लेटिव पावर अब उनको फिर रिस्टोर कर दी गई इस एक्ट ने। अब इनके पास भी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव पावर रहेगी, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस। अब इसका नेक्स्ट फीचर है जो प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल अब उन्होंने बढ़ा दिए गए। जो पहले थे उसमें अब ये 3 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ा दिया। बंगाल के लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए गए। तो उनको एस्टेब्लिश कब किया गया, बंगाल को 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को 1866 में और पंजाब को 1897 में एस्टेब्लिश किया गया। अब वाइसराय को एम्पावर किया कि वो मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए कुछ रूल्स और ऑर्डर बना सकता है। तो वो क्या कर सकता है, वो पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें क्या किया, वाइसराय की जो काउंसिल होगी
तो उसमें जो मेंबर हो गए उनको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मतलब आज की तरह जो मिनिस्ट्री रहती है इसी तरह से उनको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जाएगा और उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ डिसीजन हो गए तो वो मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ वाइसरॉय काउंसिल उसमें फाइनल डिसीजन ले सकता है। इस तरह से उन्होंने एक पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। आज जो जिस तरह से मिनिस्ट्री है इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम था। अब नेक्स्ट जो देखेंगे इस एक्ट ने वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर दे दी गई जब वो इमरजेंसी के टाइम पे, और वो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस निकाल सकता है लेकिन कब, इमरजेंसी के टाइम विदाउट कॉन्करेंस ऑफ वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनके कॉन्करेंस के बिना वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, लेकिन उस टाइम पे इमरजेंसी होनी चाहिए और उसकी पावर 6 मंथ तक चलेगी। इस तरह से उसमें प्रोविजन दिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उस एक्ट ने क्या किया, अब इस एक्ट में और ज़्यादा एक इंडियंस को एसोसिएट करने की ज़्यादा कोशिश की गई। उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने अब नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस के जो नंबर है वो बढ़ा दिए गए, लेकिन उन्होंने अभी भी जो ऑफिशियल मेंबर है उनकी जो नंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर से ज़्यादा रख दिए गए, दोनों भी काउंसिल में, यहाँ पे सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने थोड़े अधिकार बढ़ा दिए गए। अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और वो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर है उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से भी इन्होंने इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर किया गया। इसका नेक्स्ट प्रोविजन है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जो कि वो इंडियन थे, दोनों भी इसमें। अब उनको कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गए उसमें से, तो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय गवर्नर हो गए, बाकी के जो प्रोविंस है उनके रिकमेंडेशन पे कुछ मेंबर को वाइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर रिकमेंड मतलब अपॉइंटमेंट कर सकते थे। और प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर इन बॉडी के रिकमेंडेशन पे कुछ मेंबर्स को नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटमेंट कर सकते थे। वो बॉडी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, उनके रिकमेंडेशन पे एक गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर कुछ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से प्रोविजन दिया था। तो इस एक्ट ने एक लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन दिया था इलेक्शन का, क्योंकि उस एक्ट में बताया था कि जो सम नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे वो सम बॉडीज के रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। तो ये एक तरह से कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। लेकिन जो इलेक्शन का वर्ड है वो यहाँ पे किसी भी एक्ट में यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये प्रोविजन कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी के रिकमेंडेशन पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है जब आया था तो उस टाइम पे मॉरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो उनके नेम पे इसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो इस एक्ट में और ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर्स है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहे हैं उसमें अब जो लेजिस्लेटिव के नंबर्स अब बढ़ रहे हैं और उनको ज़्यादा भी एम्पावर किया जा रहा है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर अब 16 से लेकर अब 60 तक हो जाते हैं, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके भी नंबर्स बढ़ते हैं, लेकिन वो जो है हर एक प्रोविंसेस में अलग अलग होगा, वो कुछ फिक्स नहीं थे। उसका नेक्स्ट फीचर है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें ऑफिशियल मेंबर थे कुछ और नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। तो नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस में से आते थे। तो इस एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो ऑफिशियल मेंबर होगी उसकी मेजॉरिटी रख दी गई, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें
ऑफिशियल से ज़्यादा नॉन ऑफिशियल भी हो सकते हैं, इस तरह से उन्होंने अलाउ किया गया। इस एक्ट ने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके डिलिब्रेटिव फंक्शन बढ़ा दिए गए। अब वो जो है वो क्वेश्चन आस्क, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, और वो अब बजट के ऊपर सिर्फ वो बजट को डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, तो अब उसके ऊपर वो रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोनों भी अधिकार मिल गए। इसके पहले जो एक्ट थे उन्होंने अब क्या कर दिए, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस एक्ट ने अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की और वाइसराय की, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी फर्स्ट टाइम इंडियंस को अलाउ किया गया। और जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट जो मेंबर है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको ऐड कर दिया गया और वो एक लॉ मेंबर थे, मतलब आज के डेट में उनको लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं। और इस एक्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब इसके लिए जो मुस्लिम है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए, मतलब जो मुस्लिम मेंबर हो गए लेजिस्लेटिव के, उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर ही उनको वोट करेंगे। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया था। तो इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया था। तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वाइसराय थे, तो उनके नेम पे, तो इसीलिए उसको फादर ऑफ, इनको लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और इस एक्ट ने सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं प्रोवाइड किए, तो जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए थे, क्योंकि उनके जो मेंबर आएंगे लेजिस्लेचर में, तो उनको सिर्फ यही बॉडी के लोग जो है उनको वोट करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो एग्जीक्यूटिव हो गए वो रिस्पॉन्सिबल हो गए वहाँ के लेजिस्लेचर को, इस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है, इस तरह से वो डिक्लेयर करते हैं। तो इस एक्ट को मॉन्टेगो चेलफोर्ड रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मॉन्टेग्यू है वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेलफोर्ड्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब इसके हम फीचर देखेंगे। इस एक्ट ने जो सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इनको डिमार्केट किया गया और सेपरेट कर दिया गया एक दूसरे से। अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट है उसको सेंट्रल लेजिस्लेट करेगा और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को प्रोविंशियल लेजिस्लेट करेगा। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया गया। ये दोनों भी सब्जेक्ट को अब सेपरेट और डिमार्केट किया गया। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो सेंट्रलाइज्ड ही रहेगा, यूनिटरी रहेगा, सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी रहेगा। सेंट्रलाइज्ड मीन्स सेंटर के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके पास ज़्यादा पावर होगी कंपेयर टू द प्रोविंसेस से। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे उसको भी अब दो भाग में डिवाइड किया गया। तो उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए तो उसको गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव है उसको डील्स करते टाइम वो इसको लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगी ट्रांसफर सब्जेक्ट को डील करते टाइम। लेकिन ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो उसको गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट उसको डील करते टाइम वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेचर को। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसको डील करते टाइम ये जो है गवर्नर और हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबल हो गए और इन सब्जेक्ट को डील्स करते टाइम वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए। तो इस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नर्स को डायरेक्टरी भी कहा जाता है।
देखेंगे अब नेक्स्ट जो है, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अब बाइकैमरलिज्म कर दिया गया। बाइकैमरलिज्म मतलब बाइकैमरल मतलब उसके दो हाउस हो गए। मतलब आज की तरह आज के पार्लियामेंट भी हमारा बाइकैमरल है, उसके दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी की तरह उस टाइम पे भी एक प्रोविजन दिया था बाइकैमरल होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, दो सदन हो गए। और उस दोनों भी सदन के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। इस एक्ट में वाइस तरह की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी 6 मेंबर की, उसमें से 3 मेंबर जो है वो इंडियंस ही हो गए, लेकिन वो एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ नहीं हो गए, वो छोड़ के बाकी के इस 6 मेंबर में से बाकी के मेंबर में से 3 मेंबर इंडियंस हो गए। इस तरह से प्रोविजन दिया गया। अब इन्होंने धीरे धीरे वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड करते हैं। अब वो पहले उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को दिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तब तो अब इस एक्ट ने 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन उनके तक बढ़ा दिया, उनको भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए। इस तरह से इस एक्ट ने प्रोविजन दिया था। इस एक्ट में फ्रेंचाइजीज जो है वो लिमिटेड नंबर थे और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन इनके बेसिस पे फ्रेंचाइजीज मतलब वोटिंग राइट दे देते थे, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, टैक्स कितने भरते हैं और एजुकेशन कितना है, उसके ऊपर ही फ्रेंचाइजीज थी, वोटिंग राइट थे। और वो लिमिटेड नंबर थे, ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट नहीं थे। इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन उन्होंने ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब इनके पास अब ज़्यादा फंक्शन नहीं रह गए थे। अब देखेंगे तो इस एक्ट ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में एस्टेब्लिश किया था सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए। देखेंगे अब 9th फीचर इसका। इस एक्ट ने अब जो सेंट्रल बजट है और प्रोविंशियल बजट उसको सेपरेट करके अब जो प्रोविंशियल बजट है उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेट करेगी, इनेक्ट करेगी। इस तरह से इन्होंने प्रोविजन दिया था। प्रोविंशियल बजट के लेजिस्लेट करने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रहेगी। अब इसका नेक्स्ट फीचर देखेंगे। इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि इस एक्ट को जब लागू किया जाएगा उसके बाद में 10 ईयर के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा कि इसका किस तरह से वर्किंग हुआ है ये देखने के लिए, और वो कुछ रिकमेंडेशन देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एक साइमन कमीशन भी बिठाया जाता है। नवंबर 1927 को एक कमीशन बिठाया जाता है और उसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन थे, इसीलिए उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। और जो एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें 10 साल के बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा ऐसा प्रोविजन दिया था। लेकिन 10 साल होने से पहले 2 साल पहले इस कमीशन को बनाया जाता है और वो 7 मेंबर का कमीशन था और उसमें सभी जो है वो सभी ब्रिटिश थे। तो इसीलिए इंडिया की जो सभी पार्टी है उन्होंने उसको बाइकआउट किया गया। लेकिन तो भी वो अपना रिपोर्ट रिपोर्ट बनाते हैं और 1930 में अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो वो कुछ ऐसे रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो डायरकी है प्रोविंस में वो ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो उसको अबॉलिश किया जाएगा और एक फेडरेशन बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के लिए। उसके इसके मेंबर हो गए ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट है वो उनके मेंबर हो गए। ऐसा प्रोविजन उसने रिकमेंड किया था।
और उन्होंने जो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, इस तरह से रिकमेंडेशन किया था। और इस रिकमेंडेशन के बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए जाएंगे इंग्लैंड में, और उसके मेंबर हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंबर हो गए, उसके ब्रिटिश, इंडिया और प्रिंसली स्टेट, ये तीनों उसके मेंबर हो गए, इसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक वाइट पेपर बनाया जाएगा ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रिफॉर्म करने हैं उसके लिए, और वो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाएगा। और वो जो कुछ जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन करती है उसमें कुछ चेंजेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। ऐसा साइमन कमीशन के बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। तो उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड्स। रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने 1935 में अब माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कम्युनल अवार्ड को अब उन्होंने क्या किया, वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो उन्होंने जो पहले रिप्रेजेंटेशन दिया थे मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, उसको बढ़ा के अब डिप्रेस क्लासेस के लिए भी दे दिए गए। तो अब उन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो डिप्रेस क्लासेस को भी तक भी बढ़ा दिया। तो उन्होंने गांधी जी को लगा कि उन्होंने डिप्रेस क्लासेस को हिंदू से अलग कंसिडर किया गया, तो इनको लगा कि ये ब्रिटिश का प्लान है कि इस डिप्रेस क्लासेस को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। तो फिर गांधी जी इससे डिस्ट्रेस हो गए और उन्होंने उस टाइम पे वो जेल में थे, तो उन्होंने जेल में ही अनशन रख दिया कि वो इस अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए। तो उसके बाद फिर जो कांग्रेस के लीडर और जो डिप्रेस क्लासेस के लीडर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कि पूना एक्ट कहते हैं। और उस एक्ट में उन्होंने हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरल का कंसेप्ट तय हुआ। उसमें क्या होगा कि जो हिंदू इलेक्टोरल कॉमन इलेक्टोरल हो गए और उसमें कुछ डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व किए जाएंगे, इस तरह से प्रोविजन दिया। तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो एक्ट है सेकंड माइलस्टोन है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा ऐसा कहा था। और वो एक बहुत बड़ा उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजन दे दिए थे। तो उसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। उसके हम फ्यूचर देखेंगे क्या है। उस एक्ट में प्रोवाइड ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, इस तरह से प्रोवाइड किया था। और उसमें प्रोविंसेस और जो ब्रिटिश प्रोविंस थे और वो प्रिंसली स्टेट, ये इसके मेंबर हो गए, इस तरह से प्रोविजन दिया था। और उन्होंने पावर डिवीजन भी किया था। तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर, इस तरह से पावर डिवीजन किया था। तो फेडरल लिस्ट जिसमें ज़्यादा सब्जेक्ट थे, 59 सब्जेक्ट थे, उसको सेंट्रल डील्स करेगा। और प्रोविंशियल लिस्ट को जिसमें 54 सब्जेक्ट थे उसको प्रोविंसेस डील करेंगे, उनके पास इसकी पावर होगी। कॉन्करेंट लिस्ट उसमें 36 सब्जेक्ट है, इसकी पावर दोनों के भी पास होगी, सेंटर के पास होगी और प्रोविंस की भी पास होगी। और उन्होंने जो रेसिडुअरी पावर है, जो बची हुई पावर है, वो इंडिया के जो वाइसराय हो गए उनके पास होगी, ऐसा प्रोविजन दिया था। और इस एक्ट ने प्रोविंसेस में जो डायरेक्टरी थी उसको रिप्लेस किया गया और उन्होंने अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। अब प्रोविंस ऑटोनॉमस हो गए और उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा। और वो जो ऑटोनॉमी दी जाती है तो फिर वो उसको लागू होता है 1937 में और वो चलती है 1939 तक। नेक्स्ट देखेंगे। अब उन्होंने ये प्रोविंशियल डायरेक्टरी तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन उन्होंने सेंटर में डायरेक्टरी होनी चाहिए ऐसा प्रोविजन दिया था। तो जो फेडरल सब्जेक्ट है उसको 2 भाग में डिवाइड
किया था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या है, या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है उनको वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लेजिस्लेचर को रिजर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन जो ट्रांसफर है उसको वो वर्क करते टाइम जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उनकी लेजिस्लेचर को। तो इसमें दो डिफरेंस है। तो इस एक्ट ने सेंटर में डायरकी का कंसेप्ट दिया था, प्रोविजन दिया था, लेकिन ये एक्चुअल में कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया है। अब इसका नेक्स्ट फीचर देखेंगे। उस टाइम पे 11 प्रोविंस थे, तो इस एक्ट ने 11 में से 6 प्रोविंस में अब बाइकैमेरलिज्म का कंसेप्ट दे दिया। बाइकैमेरलिज्म मतलब जो उनके जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउस हो गए, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो इस 6 प्रोविंसेस बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस, तो इसमें 2 बाइकैमेरलिज्म होगा, इस तरह से उन्होंने कहा। इसमें 2 हाउसेस हो गए, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा पावर नहीं दिए, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। नेक्स्ट देखेंगे। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने बढ़ा दिया गया। तो अब वो पूरे डिप्रेस क्लास, वुमन और लेबर, इनको भी अब उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन उनका भी होगा, इस तरह से उन्होंने बढ़ा दिया गया। इसके पहले तो उन्होंने मुस्लिम, सिख्स और इंडियन क्रिश्चियन इन सभी को दे दिया था। तो अब वो बढ़ा के अब उन्होंने डिप्रेस क्लासेस, वुमन, लेबर, इनको भी अब दे दिया गया। बल्कि उस टाइम पे पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट में उन्होंने जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट का तय हुआ था, लेकिन तो भी इन्होंने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। अब देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी जो काउंसिल थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनाई थी, उसको अब अबॉलिश कर दिया गया। अब वो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल नहीं रहेगी, तो उसकी जगह पे उसको टीम ऑफ एडवाइजर हो गए, ऐसा इस एक्ट में दे दिया था। अब इस एक्ट में फ्रेंचाइजी कुछ हद तक बढ़ा दी गई। उस टाइम पे जो 10% फ्रेंचाइजीज थी, वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इतने लोगों को वोटिंग का राइट मिला था। और इसी एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था इन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। और इस एक्ट ने इसके पहले एक्ट ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने इस एक्ट में फेडरल सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल के लिए होगा, फेडरल गवर्नमेंट के लिए होगा, ये तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, तो किया ही था। तो उन्होंने और जो प्रोविंसेस थे उनके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जॉइंट पब्लिक सर्विस भी इस एक्ट में दे दिया था। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 प्रोविंसेस के लिए होगा, इस तरह से इसमें प्रोवाइड किया था। और इसी एक्ट ने फेडरल कोर्ट भी सेटअप किया था और उसको सेटअप किया गया 1937 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही फेडरल कोर्ट भी बन जाता है। अब इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जो है वो एंडेड होगा जून 13, 1948 को, और जो पावर है वो इंडियन रिस्पॉन्सिबल हैंड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो फिर मुस्लिम लीग उसको अपोज करती है और वो पार्टीशन ऑफ वो डिमांड करती है, इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए और मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री पाकिस्तान होनी चाहिए, इस तरह से वो डिमांड करती है। तो फिर जून 3, 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट
डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी 1946 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस पार्ट को नहीं अप्लाई होगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो डिक्लेयर करते हैं। तो और उसी के दिन जून 3 1947 को इंडिया के जो वाइसराय है माउंट बैटन, वो एक माउंट बैटन प्लान लेके आते हैं, और जिसमें पार्टीशन का कंसेप्ट था, और उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भी एक्सेप्ट करते हैं। और तो इसको एक्सेप्ट होने के बाद फिर इस प्लान को इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इनेक्ट किया जाता है। तो उसमें क्या फीचर्स है वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट फीचर दिया था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल अब एंड होगा और इंडिया अब इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट होगा 15 अगस्त 1947 में। और इंडिया का इसमें ये भी प्रोविजन दिया था कि इंडिया का पार्टीशन होगा और उसमें से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन हो गए, इंडिया और पाकिस्तान, और उनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सीसीड होने का भी उनके पास राइट होगा। वो चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रह सकते हैं या फिर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इस तरह से भी उसमें प्रोविजन रहेगा। और वाइसराय ऑफ इंडिया जो है उनकी जगह पे अब गवर्नर जनरल आएंगे। अब वाइसराय ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, तो उनकी जगह पे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, और उनको ब्रिटिश किंग जो है गवर्नर जनरल हो गए। मतलब इंडिया के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल उनका होगा। तो और उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ब्रिटिश किंग अपॉइंटमेंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। उनके एडवाइस पे ब्रिटिश किंग इनको गवर्नर जनरल, दोनों भी प्रोविंसेस के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। और वो किसके एडवाइस पे हो गए, जो दो डोमिनियन है इंडिया और पाकिस्तान, उनके एडवाइस पे यहाँ पे गवर्नर जनरल हो गए। हर एक डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा। और जो मैजेस्टीज गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में है, अब उनके पास इंडिया के गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों भी डोमिनियन है, उन गवर्नमेंट की इस जो ब्रिटिश मैजेस्टीज गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, तो उसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ दोनों भी जो डोमिनियन है उनकी अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, और वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम और एडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम और एडॉप्ट कर सकते हैं। और उनके पास और वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट पास किए थे इसके पहले, तो उसको रिपील कर सकते हैं किसी भी एक्ट को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट। मतलब ये जो भी एक्ट आया है इसको भी वो रिपील कर सकते हैं। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी दोनों भी डोमिनियन की, वो अलग अलग होगी ना, मतलब इंडिया के लिए अलग होगी और पाकिस्तान के लिए अलग होगी। तो वो लेजिस्लेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टेरिटरी को। जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड और इन फोर्स नहीं होता, तब तक वही रिस्पेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है दोनों डोमिनेंट को, वो रिस्पेक्टिव टेरिटरी को लेजिस्लेट करेगी। इस तरह से उसमें प्रोविजन दिया था। और 15 अगस्त 1947 के बाद अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो किसी भी एक्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकती थी। दोनों डोमिनियन जो कि इंडिया और पाकिस्तान थे, उन तक वो एक्सटेंड नहीं कर सकती थी जब तक वहाँ की जो डोमिनियन की लेजिस्लेचर है उसको परमिशन नहीं देती। अगर इनके विदाउट परमिशन के बिना इनके जो एक्ट हो गए वो अब इन डोमिनियन के तक एक्सटेंड नहीं किए जा सकते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट। इन्होंने अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑफिस था इंडिया में, इंडिया के लिए बनाया था लंदन में,
तो उसको अबॉलिश किया गया और उसके फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए। उनके पास वैसे तो ज़्यादा पावर नहीं रहे थे, लेकिन जो जितने भी थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर उनके पास अब ट्रांसफ़र कर दिए गए। इस एक्ट ने ब्रिटिश पैरामाउंसी को भी अब लैप्स कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश पैरामाउंसी में क्या था, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के यूनिट्स थे। अब क्या क्या लैप्स हो गया, अब जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है वो उसके यूनिट नहीं हो गए और उनके जो ब्रिटिश के जो मोनार्की उनके जो ट्राइबल एरिया के साथ जो रिलेशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो अब ब्रिटिश पैरामाउंसी अब इंडियन प्रिंसली स्टेट को भी नहीं रहेगी और उनके अब ट्राइबल एरिया में जो टेरिटरी रिलेशन किए थे वो भी 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं रहेंगे। इंडियन प्रिंसली स्टेट को अब फ्रीडम दिया गया कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन हो सकते हैं, या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, या वो फ्री भी रह सकते हैं, अपने इंडिपेंडेंस भी रह सकते हैं अपने, तो एक उनको अधिकार दिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, तो उसी के एक्ट से ही इंडिया में गवर्नेंस होगा। मतलब दोनों भी जो डोमिनियन है उसमें गवर्नेंस होगा, ऐसा इसमें प्रोविजन किया था। जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तब तक इसी एक्ट से दोनों भी डोमिनेंस में गवर्नमेंट होगा। लेकिन दोनों भी डोमिनेंस अगर चाहे तो इस एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा भी उसमें प्रोविजन दिया था। इस एक्ट का नेक्स्ट फीचर देखेंगे। इस एक्ट में ब्रिटिश मोनार्क के पास जो वेटो पावर थी, उस वेटो पावर में कुछ बिल्स जो थे वो अप्रूवल के लिए वो रिजर्व किए जाते थे, उस पावर को डिप्राइव किया गया। वो अब ब्रिटिश मोनार्क किसी भी बिल को अब अप्रूवल के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो पावर को गवर्नर जनरल को दे दी गई। और अब गवर्नर जनरल किसी भी बिल को अब एसेंट दे सकते थे इन नेम्स ऑफ हिज मैजेस्टी, उनके नेम पे वो एसेंट दे सकते थे। हिज मैजेस्टी मतलब ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट इसका फीचर है, अब जो गवर्नर जनरल हो गए दोनों भी डोमिनेंस के और प्रोविंशियल गवर्नर्स हो गए सभी प्रोविंसेस के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हो गए और वो उनकी जो रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी तो उनके एडवाइस पे वो एक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रोविजन दिया। तो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे वहाँ पे प्रोविंशियल में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और जो गवर्नर्स जनरल हो गए दोनों भी डोमिनेंस उनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। उसी के अकॉर्डिंग वो उसी के एडवाइस पे वो एक्ट कर सकेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होंगे रिस्पेक्टिव। मतलब ये प्रोविंसेस के हेड ऑफ स्टेट होंगे और जो दोनों डोमिनेंस है ईच डोमिनेंस के वो हेड ऑफ स्टेट होंगे। किंग ऑफ इंग्लैंड है, उनके पास कुछ रॉयल टाइटल्स थे, उसमें एम्पायर ऑफ इंडिया भी था, तो अब वो भी उन्होंने ड्रॉप किया गया, वो भी अब उनके रॉयल टाइटल्स में नहीं रहेगा। इस एक्ट ने जो सिविल सर्विसेज के जो सर्वेंट थे उनको भी अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते थे तो वो भी अब बंद कर दिया गया, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कुछ पोस्ट को रिजर्व करते थे तो वो भी अब जो है वो यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिए गए। लेकिन जो सिविल सर्विसेज के मेंबर अगस्त 15 1947 से पहले अपॉइंटमेंट किए थे तो उनको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। जब उनको अपॉइंटमेंट किया था उस टाइम पे जो बेनिफिट इंटाइटल किए थे दे दिए थे तो वो बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। इस तरह से उसमें प्रोविजन दिया था। तो ये हमने देखा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
उसके बाद फिर मिडनाइट 15 अगस्त 1947 में इंडिया में ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है और ब्रिटिश रूल की पावर अब टू इंडिपेंडेंस डोमिनियन जो कि इंडिया और पाकिस्तान उनको ट्रांसफर की जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के जवाहरलाल नेहरू को वो शपथ दे देते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि 1946 में बनाया था वो इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पार्लियामेंट होगा। तो इस पार्ट में हमने जो ब्रिटिश क्राउन के रूल पे जो एक्ट आए थे उसको हमने डील्स किया था। तो ये जो एक्ट हमने देखे हैं ब्रिटिश क्राउन के टाइम आए थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आए थे, उस एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इस एक्ट में हमने देखा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए इस सारे एक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर होता है।